बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। दिस इज़ मुनीर अहमद। डियर स्टूडेंट्स, हम स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए को एक्सप्लेन कर रहे हैं। जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में भी कहा था कि स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए को डिफरेंट जो साइंटिस्ट थे उन्होंने एक्सप्लेन किया था, जिसमें हमने जो प्रीवियस वीडियो थी उसमें हमने फ्राइडरिक मिशर की बात की थी कि उसने कैसे कंट्रीब्यूट किया डीएनए की स्ट्रक्चर में। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट साइंटिस्ट था आल्टमैन, जिसको हम कहते हैं या रिचर्ड आल्टमैन कहते हैं, उसने न्यूक्लिक एसिड का नाम रखा। फिर उसके बाद लीवान आया जिसने न्यूक्लिक एसिड को ये कहा कि न्यूक्लिक एसिड स्मॉल यूनिट से मिलकर बनता है जिनको न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। और फिर न्यूक्लियोटाइड्स की कंपोनेंट्स बताए, कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, फास्फेट क्या है, नाइट्रोजीनस बेसिस कितनी हैं, उनकी स्ट्रक्चर क्या है, वो हमने एक्सप्लेन किया। फिर उसके बाद नेक्स्ट साइंटिस्ट जो था वो रोसलिन था और चेरगॉफ था, जिसने एक इंपॉर्टेंट बात कही थी। चेरगॉफ ने उसने ये कहा था कि जितने डीएनए में एडेनिन होंगे उतने थायामीन होंगे और जितने साइटोसिन होंगे उतने ही ग्वानिन होंगे। और उसने इस चीज को चेरगॉफ का नाम दे दिया था, चेरगॉफ रूल का नाम दिया है। और हमने जो प्रीवियस लेक्चर दिया था उसमें इसी चेरगॉफ रूल से रिलेटेड ईटा एमडीकैट एमसीक्यूज सीखे थे और ट्रिक्स सीखी थी कि अगर कुछ एमसीक्यूज इस तरह का आ जाए कि एडेनिन अगर 5 हैं और साइटोसिन कितने होंगे या ग्वानिन 10 हैं तो थायामीन कितने होंगे, वो ट्रिक्स हमने डिस्कस की थी। अगर वो लेक्चर आपने नहीं देखा तो पहले तो मैं वो रेकमेंड करूंगा कि उस लेक्चर को लाजमी देखें ताकि इस लेक्चर को समझने में आपको कोई भी परेशानी ना हो। यह लेक्चर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंटरेस्टिंग है, कंसेप्चुअल है और मोस्ट इंपॉर्टेंट कि इस टॉपिक में बहुत सारे पॉसिबल ईटा एमडीकैट नीट या कोई भी एंट्री टेस्ट देने से रिलेटेड एमसीक्यूज मौजूद हैं, जो अप्रोक्सीमेटली मोर देन 15 एमसीक्यूज इस टॉपिक से बनेंगे। सो आपने ध्यान से सुनना है। आज ये वाला जो लेक्चर है ये डीएनए की स्ट्रक्चर के बारे में है, लेकिन ये वो स्ट्रक्चर है जो वाटसन एंड क्रिक ने एक्सप्लेन की थी। वाटसन एंड क्रिक ने मोस्ट एक्यूरेट और मोस्ट एडवांस स्ट्रक्चर एक्सप्लेन की है डीएनए की, जिसको हम वाटसन क्रिक मॉडल कहते हैं। इसने 1953 में ये डीएनए का मॉडल पेश किया, जो अमेरिकन मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट है, जिसने नोबेल प्राइज 1962 में लिया इन फील्ड ऑफ फिजियोलॉजी एंड मेडिसिन। इसी वजह से वाटसन और क्रिक के डीएनए मॉडल की वजह से वाटसन को फादर ऑफ डीएनए भी कहा जाता है। ये कुछ पॉइंट्स इंपॉर्टेंट थे, ये आपने अपने माइंड में रखना है। अब ये जो वाटसन एंड क्रिक का मॉडल है, इसका जो पहला पॉइंट यह है कि डीएनए इज डबल हेलिक्स। डबल हेलिक्स का यह मतलब है कि डीएनए ऐसे सीढ़ी की तरह है जिसके 2 स्ट्रैंड्स हैं। सो नेक्स्ट पॉइंट क्या है? डीएनए इज डबल हेलिक्स एंड डबल स्ट्रैंडेड। अगर हम डीएनए की स्ट्रक्चर देखें तो डीएनए की स्ट्रक्चर जो है वो डबल स्ट्रैंड है। डबल स्ट्रैंड का यह मतलब है कि 2 धागे हैं, 2 धागों की तरह है, डबल स्ट्रैंड है। और डबल स्ट्रैंड कैसे है? हेलिक्स की फॉर्म में है। कभी आप लोगों ने सीढ़ी देखी है या फॉर एग्जांपल आप लोगों ने अक्सर बिल्डिंग्स में ऐसे देखा होगा, स्टेयर्स ऐसे लगी हुई होती हैं, ऐसे घूम के, ऐसे कॉइल फॉर्म में ऐसे स्टेयर्स होती हैं। तो आप यूं इमेजिन करें कि फॉर एग्जांपल ये डीएनए का एक स्ट्रैंड है, ये डीएनए का दूसरा स्ट्रैंड है। ये दोनों एक दूसरे को क्रॉस नहीं करते, ये दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे को ऐसे ऐसे मूव करते हैं, जैसे सीढ़ी ऐसे मूव कर रही होती है। इस पॉइंट को मैं अगेन रिवाइज करूं। फॉर एग्जांपल एक स्ट्रैंड है, ये दूसरा स्ट्रैंड है, ये दोनों स्ट्रैंड्स ऐसे नीचे की तरफ ऐसे मूव करते हैं, ऐसे। तो इसको हम क्या कहते हैं? डबल स्ट्रैंड भी है
और हेलिक्स की फॉर्म में है। अब नेक्स्ट पॉइंट यह है कि ये दोनों जो स्ट्रैंड होते हैं ये एक दूसरे के एंटी पैरेलल होते हैं। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि स्टूडेंट्स मोस्टली पढ़ लेते हैं लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता कि एंटी पैरेलल का क्या मतलब है। एंटी पैरेलल का यह मतलब है कि अगर एक स्ट्रैंड 5 प्राइम से स्टार्ट होगा तो उसका जो दूसरा एंड होगा वो 3 प्राइम होगा। अगर एक स्ट्रैंड 3 प्राइम से स्टार्ट होगा तो उसका दूसरा एंड 5 प्राइम का होगा। तो इसका यह मतलब हुआ कि एक स्ट्रैंड 5 प्राइम से स्टार्ट होगा और दूसरा प्राइम उसके अपोजिट यानी 3 प्राइम से स्टार्ट होगा। इसको हम एंटी पैरेलल कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक स्ट्रैंड 5 से 3 की तरफ जाएगा और दूसरा 3 से 5 की तरफ जाएगा। इस नेचर को हम एंटी पैरेलल कहते हैं। लेकिन अभी भी कंसेप्ट क्लियर नहीं है कि ये 3 प्राइम क्या है, ये 3 प्राइम क्या है, 5 प्राइम क्या है। और एक 3 प्राइम से 5 प्राइम की तरफ जाता है और एक 5 प्राइम से 3 प्राइम की तरफ जाता है। तो डेफिनेटली आपके माइंड में इस टाइम ये क्वेश्चन आ रहा है। सो इस पॉइंट को मैं रिवाइज करके इसका कंसेप्ट क्लियर करता हूं। These two strands are एंटी पैरेलल। सो एंटी पैरेलल दोनों स्ट्रैंड्स एंटी पैरेलल होते हैं। ईटा एमडीकैट एमसीक्यूज के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपने हाईलाइट करना है। अब एंटी पैरेलल का क्या मतलब है? फॉर एग्जाम्पल ये एक स्ट्रैंड है जो 5 प्राइम से 3 प्राइम की तरफ है और ये जो दूसरा स्ट्रैंड है जिसको हमने 3 प्राइम से 5 प्राइम की तरफ दिया है। ये समझें कि मैंने एक स्ट्रैंड की ये स्ट्रक्चर ड्रा की हुई है और ये इमेजिन करें मैंने दूसरे स्ट्रैंड की स्ट्रक्चर ड्रा की हुई है। ये 5 से 3 की तरफ है और दूसरा 3 से 5 है। ये वाला मैंने स्ट्रैंड ड्रा किया हुआ है। अब कंसेप्ट समझते हैं कि ये 5 से 3 का क्या मतलब है और 3 से 5 का क्या मतलब है। डियर स्टूडेंट्स, हम प्रीवियस लेक्चर में डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं कि डीएनए या आरएनए इसकी जो यूनिट है या बिल्डिंग ब्लॉक है वो न्यूक्लियोटाइड है। फॉर एग्जांपल ये एक न्यूक्लियोटाइड है, फास्फेट ग्रुप, पेंटोज शुगर एंड नाइट्रोजिनस बेसिस। ये दूसरी न्यूक्लियोटाइड है, ये तीसरी न्यूक्लियोटाइड है। सो बहुत सारी न्यूक्लियोटाइड्स मिलके एक पूरा स्ट्रैंड बना देते हैं। इस वजह से स्ट्रैंड को पॉलीन्यूक्लियोटाइड कहते हैं। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि एक न्यूक्लियोटाइड कैसे बनता है, फिर बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स कैसे लिंक होते हैं। एक न्यूक्लियोटाइड के अंदर ऑलरेडी आपको पता है 3 कंपोनेंट होते हैं। एक फास्फेट ग्रुप, दूसरा पेंटोज शुगर और नाइट्रोजिनस बेसिस या एडेनिन होगी या गवानीन होगी या साइटोसिन होगी या थायामीन होगी। चारों एक ही पेंटोज शुगर के साथ नहीं होती, इनमें से कोई ना कोई एक होगी। अब ये क्या है? पेंटोज शुगर है। पेंटोज शुगर का कार्बन नंबर 1 ये है, कार्बन नंबर 2 ये है, कार्बन नंबर 3 ये है एंड कार्बन नंबर 4 ये है एंड कार्बन नंबर 5 रिंग से बाहर है। तो एमसीक्यूज के में इंपॉर्टेंट है कि पेंटोज शुगर में कितने कार्बन हैं? 5 कार्बन हैं, जिनमें से 4 कार्बन जो हैं वो रिंग के अंदर हैं, जबकि एक कार्बन जो है वो रिंग से बाहर है। सर इधर तो हमें कार्बन कहीं नहीं नजर आ रहे लेकिन आप नंबरिंग दे रहे हैं, सर इसका क्या कंसेप्ट है? अब हमेशा याद रखना है जहां पे मैंने कुछ नहीं लिखा हुआ ये कॉर्नर पे, तो इसका मतलब है यहां पे कार्बन ऑलरेडी मौजूद है। क्लियर है? अच्छा, ये तो पेंटोज शुगर हो गया। तो अब याद रखना है पेंटोज शुगर के कार्बन नंबर 1 के साथ नाइट्रोजिनस बेस मिलती है। कार्बन नंबर 1 और नाइट्रोजिनस बेस आपस में मिलते हैं। ये आपने एमसीक्यूज के लिए अपने माइंड में रखना है। एमसीक्यूज यूं आ सकता है कि विच कार्बन ऑफ पेंटोज शुगर मेक बॉन्ड विद नाइट्रोजिनस बेस, तो आपने लिखना है कार्बन नंबर 1।
इसके बाद अगर आप देखें कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4, कार्बन नंबर 5। कार्बन नंबर 5 पे फास्फेट ग्रुप अटैच होता है। अब यहां पे फास्फेट ग्रुप का ये OH है और यहां पे CH2OH है, तो यहां से H रिमूव होगा, यहां से OH रिमूव होगा और इन दोनों के दरमियान बॉन्ड बन जाएगा। तो अब अगर MCQ यूं आ जाता है, विच कार्बन ऑफ पेंटोज शुगर मेक बॉन्ड विद फास्फेट, तो आपने फिर कार्बन नंबर 1 नहीं लिखना, फिर आपने कार्बन नंबर 5 लिखना है। तो ये भी मैं MCQs के लिए इंपॉर्टेंट कहता हूं कि ये भी MCQs के लिए इंपॉर्टेंट है। ये भी बात आपने माइंड में रखनी है, नाइट्रोजीनस बेसिस कार्बन नंबर 1 के साथ और फास्फेट ग्रुप कार्बन नंबर 5 ऑफ पेंटोज शुगर के साथ अटैच होता है। तो ये हमारे पास एक न्यूक्लियोटाइड्स बन चुका है। अब एक न्यूक्लियोटाइड्स दूसरा न्यूक्लियोटाइड्स भी इसी तरह बनेगा, ये नाइट्रोजीनस बेसिस के कार्बन नंबर 1 के साथ और ये कार्बन नंबर 5 के साथ ये आपस में बॉन्ड बन जाएगा। इसी तरह ये नाइट्रोजीनस बेसिस ये फास्फेट के साथ यूं बना देंगी, फॉर एग्जांपल ये बॉन्ड बना देंगी। अब यहां पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फोकस करना है। एक न्यूक्लियोटाइड, फॉर एग्जांपल ये एक न्यूक्लियोटाइड है, इस न्यूक्लियोटाइड के साथ दूसरा न्यूक्लियोटाइड किस पॉइंट पे अटैच होता है और कैसे अटैच होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो फॉर एग्जांपल ये कार्बन नंबर 1 है, ये कार्बन नंबर 2 है और कार्बन नंबर 3 है, और कार्बन नंबर 3 पे OH मौजूद है। इसका यह मतलब हुआ कि कार्बन नंबर 3 पे जो OH मौजूद है उसमें से एक OH रिमूव होगा और यहां फास्फेट से H रिमूव होगा और इन दोनों के दरमियान बॉन्ड बन जाएगा। तो क्या इसका क्या मतलब हुआ कि एक न्यूक्लियोटाइड का फास्फेट ग्रुप दूसरे न्यूक्लियोटाइड के कार्बन नंबर 3 के साथ बॉन्ड बनाते हैं। इस पॉइंट को मैं अगेन रिवाइज कर रहा हूं, यह मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फॉर एग्जांपल यहां पे ऑलरेडी OH मौजूद था और यहां पे OH मौजूद था। अब यहां से वाटर की रिमूवल होगी और दो न्यूक्लियोटाइड्स आपस में अटैच होंगे, लेकिन एक न्यूक्लियोटाइड्स का कार्बन नंबर 3, क्योंकि इससे ऊपर एक न्यूक्लियोटाइड है, और दूसरी न्यूक्लियोटाइड का फास्फेट ग्रुप आपस में रिएक्शन करेंगे, वाटर की रिमूवल होगी और इन दोनों का आपस में बॉन्ड बनेगा। लेकिन यहां पे गौर से सुनिएगा, अगर आपकी केमिस्ट्री के कंसेप्ट क्लियर हो तो एक छोटा सा पॉइंट है, अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप हो, अगर वो किसी एसिड के साथ रिएक्शन करे तो उसके रिजल्ट में जो बॉन्ड बनता है उस बॉन्ड को ईस्टर बॉन्ड कहते हैं। इस पॉइंट को मैं अगेन रिवाइज करूं, अगर अल्कोहलिक ग्रुप यानी OH ग्रुप किसी एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो उसके रिजल्ट में जो बॉन्ड बनेगा उसको ईस्टर बॉन्ड कहते हैं। क्लियर है? तो आपने यहां पे फोकस करना है, ये जो कार्बन नंबर 3 है इस पे फंक्शनल ग्रुप ये जो OH मौजूद है, क्या ये अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप नहीं है? OH कौन सा फंक्शनल ग्रुप होता है? अल्कोहलिक। तो ये क्या एसिड नहीं है? तो इसका क्या मतलब हुआ? फास्फोरिक एसिड, इसको हमने फास्फेट किया, तो इसका यह मतलब है कि इनके दरमियान जो बॉन्ड बनेगा, यानी अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप था और ये एसिड का फंक्शनल ग्रुप था, इन दोनों के दरमियान जो बॉन्ड बनेगा इस बॉन्ड को हम ईस्टर बॉन्ड कहते हैं। कौन सा बॉन्ड कहते हैं? ईस्टर बॉन्ड कहते हैं। अब MCQs के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि ईस्टर बॉन्ड क्या है। तो आप ये कह सकते हैं कि एक न्यूक्लियोटाइड का कार्बन नंबर 3 और दूसरे न्यूक्लियोटाइड के फास्फेट के दरमियान जो बॉन्ड बनता है उसको ईस्टर कहते हैं।
अगर आप इस पॉइंट को देखें तो यहां पे भी OH मौजूद था और यहां पे CH2OH मौजूद था पहले, जब इन दोनों ने आपस में रिएक्शन नहीं किया हुआ था, न्यूक्लियोटाइड नहीं बना हुआ था। तो यहां पे भी H और OH रिमूव होगा और इन दोनों के दरमियान बॉन्ड बनेगा, यानी कि OH और फास्फोरस के दरमियान बॉन्ड बना, तो इस बॉन्ड को भी हम कौन सा बॉन्ड कहेंगे? ईस्टर बॉन्ड कहेंगे। तो इसका मतलब है दो न्यूक्लियोटाइड्स के दरमियान दो ईस्टर बॉन्ड बनते हैं। तो क्या मैं इनको डाई ईस्टर कह सकता हूं? दो न्यूक्लियोटाइड्स के दरमियान दो ईस्टर बनते हैं, तो क्या मैं डाई ईस्टर कह सकता हूं? लेकिन इन्वॉल्व है फास्फोरिक एसिड, फास्फेट, तो इन बॉन्ड्स को फास्फोडाईईस्टर बॉन्ड कहते हैं। फास्फोडाई मीन टू, ईस्टर मीन ईस्टर। तो इस वजह से अगर एमसीक्यूज में आ जाए कि दो न्यूक्लियोटाइड्स के दरमियान जो बॉन्ड बनता है उस बॉन्ड को कौन सा बॉन्ड कहते हैं, तो एमसीक्यूज के लिए आपने माइंड में रखना है ऐसे बॉन्ड को फास्फोडाईस्टर बॉन्ड कहते हैं। और आई होप कि आपको कंसेप्ट भी क्लियर होगा कि इसको डाई ईस्टर या फास्फोडाईस्टर क्यों कहते हैं, क्योंकि फास्फेट ग्रुप और टू ईस्टर बॉन्ड बनते हैं, तो इस वजह से इसको फास्फोडाईस्टर बॉन्ड कहते हैं। ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड है। अब इसी तरह ये जो थर्ड न्यूक्लियोटाइड है ये इस न्यूक्लियोटाइड के साथ कैसे अटैच होगा? फॉर एग्जांपल कार्बन नंबर 1 है, कार्बन नंबर 2 है, कार्बन नंबर 3 है। तो कार्बन नंबर 3 पे जो कार्बन के साथ OH मौजूद है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप मौजूद है, वो बॉन्ड बनाएगा दूसरे न्यूक्लियोटाइड के फास्फेट के साथ और ये बॉन्ड फिर डाई ईस्टर बॉन्ड बन जाएंगे, जिसको हम फास्फोडाईस्टर का नाम देते हैं। क्लियर है? अब फिर अगर इसके बाद अगर मैं नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड, नीचे जगह नहीं है, अगर मैं नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड अटैच करूं तो डियर स्टूडेंट्स कौन से कार्बन के साथ नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड अटैच होगा? कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3। इस 3 के साथ इधर नीचे जो है वो फास्फेट दूसरे न्यूक्लियोटाइड्स का अटैच होगा। लेकिन यहां पे इस स्ट्रैंड को अगर आप गौर से देखें तो एक स्ट्रैंड का जो फास्फेट ग्रुप है वो 5 प्राइम एंड पे अटैच है। गौर करना है, 5 कार्बन पे अटैच है और ये चेन खत्म हो रही है कार्बन नंबर 3 पे और स्टार्ट हो रही है कार्बन नंबर 5 पे। इस वजह से हम इस स्ट्रैंड को 5 प्राइम टू 3 प्राइम कहते हैं। हमने इस स्ट्रैंड को 5 से 3 या 5 से 3 प्राइम का मतलब क्या है आप समझे हैं? 5 और 3 का मतलब, 5 प्राइम का यह मतलब है कि ये जो स्टार्ट हो रही है वो 5 प्राइम से स्टार्ट हो रही है, यानी पेंटोज के 5वें नंबर कार्बन से स्टार्ट हो रही है और जाकर एंड होगी कार्बन नंबर 3 पे। तो इस वजह से इसको 5 प्राइम और 3 प्राइम कहते हैं। तो 5 प्राइम का मतलब पेंटोज शुगर का 5 कार्बन और 3 प्राइम का मतलब पेंटोज शुगर के तीसरा जो थर्ड कार्बन है वो है। क्लियर है? अब इसी तरह दूसरे स्ट्रैंड की बात करते हैं कि दूसरा स्ट्रैंड कैसा होगा। अब फॉर एग्जांपल एक स्ट्रैंड यूं जा रहा है तो दूसरा स्ट्रैंड यूं आएगा। क्यों यूं आएगा? ताकि इसके जो नाइट्रोजीनस बेसेस हैं और इसके नाइट्रोजीनस बेसेस जो हैं वो आपस में एक दूसरे के अपोजिट आ जाए। फॉर एग्जांपल अगर ये भी ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, ये भी, इसकी भी डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, तो इसके नाइट्रोजीनस बेसेस अगर इस तरफ हैं तो इसके भी नाइट्रोजीनस बेसेस इस तरफ होंगे, तो मैच करना पॉसिबल नहीं है। तो जाहिर सी बात है ये अपोजिट होंगे, तो ताकि इसके जो नाइट्रोजीनस बेसेस हैं और इसके जो नाइट्रोजीनस बेसेस हैं एक दूसरे के अपोजिट आ जाए। तो इस स्ट्रैंड को मैंने यूं उल्टा किया हुआ है, इसके उलट किया हुआ है। तो आपने देखना है कि फॉर एग्जांपल ये एक न्यूक्लियोटाइड है, ये यहां तक एक न्यूक्लियोटाइड है। क्यों एक न्यूक्लियोटाइड है? क्योंकि एक न्यूक्लियोटाइड में नाइट्रोजीनस बेसिस,
पेंटोज शुगर और फास्फोरिक ग्रुप होता है। तो ये दोनों के नाइट्रोजीनस बेसिस कार्बन नंबर 1 ये है, कार्बन नंबर 2 ये है, कार्बन नंबर 3 ये है, कार्बन नंबर 4 ये है एंड कार्बन नंबर 5 इस पोजीशन पे होता है जिसको हम CH2OH लिख सकते हैं। सो कार्बन नंबर 5 कहां पे है? सो कार्बन नंबर 5 यहां पे है। अब कार्बन नंबर 1 हमेशा नाइट्रोजीनस बेस के साथ बॉन्ड बनाएगा और कार्बन नंबर 5 फास्फेट के साथ बॉन्ड बनाएगा, जो ऑलरेडी हमने इधर मेंशन भी किया था। तो यहां पे इन दोनों के दरमियान बॉन्ड बनेगा और ये बॉन्ड कौन सा बनेगा? फास्फोडाइस्टर बॉन्ड बनेगा। इसी तरह ये बॉन्ड यहां पे भी बनेगा और बॉन्ड कौन सा बनेगा? ईस्टर बॉन्ड बनेगा और ईस्टर और दरमियान में फास्फेट है तो इस वजह से इसको फास्फोडाइस्टर बॉन्ड कहते हैं। इसी तरह बॉन्ड यूं बनेगा और ये कंप्लीट होगा। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप इस स्ट्रैंड्स को देखें तो ये स्ट्रैंड इसके अपोजिट है ताकि नाइट्रोजीनस बेसेस आपस में आमने सामने आ जाए। तो हमेशा याद रखना है, अगर इस स्ट्रैंड के न्यूक्लियोटाइड के साथ जो नाइट्रोजीनस बेस है वो अगर एडेनिन है तो दूसरा स्ट्रैंड के जो न्यूक्लियोटाइड, जो उसके सामने न्यूक्लियोटाइड होगा, उसके साथ जो नाइट्रोजीनस बेस होगी वो थायामीन होगी, क्योंकि एडेनिन हमेशा बॉन्ड बनाता है थायामीन के साथ, थायामीन हमेशा बॉन्ड बनाता है एडेनिन के साथ। इसी तरह अगर ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड है, अगर इसके सामने वाले न्यूक्लियोटाइड में अगर गावानीन होगा तो उसके जो अपोजिट न्यूक्लियोटाइड होगा उसमें लाजमन तौर पर साइटोसिन होना चाहिए, क्योंकि गावानीन हमेशा साइटोसिन के साथ बॉन्ड बनाता है। इसी तरह अगर थायामीन है तो थायामीन के सामने एडेनिन बॉन्ड होना चाहिए। लेकिन इस स्ट्रैंड को हमने कहा था कि 5 से 3 है, इसको हम 3 से 5 कैसे कहेंगे, ये पॉइंट आपने नोट करना है। अगर आप देखें तो ये स्ट्रैंड जो है वो कार्बन नंबर 3 से स्टार्ट हो रहा है और आप देखें तो अगर ये कार्बन नंबर 1 है, 2 है, कार्बन नंबर 3 है, 4 है और ये कार्बन नंबर 5 है। तो आप नोट करें ये जो स्ट्रैंड है कार्बन नंबर 3 से स्टार्ट हो रहा है और कार्बन नंबर 5 की तरफ जा रहा है। तो इस स्ट्रैंड को हम 3 प्राइम से 5 प्राइम कहते हैं। तो डेफिनेटली एंटी पैरेलल का कंसेप्ट आपके माइंड में आ चुका होगा कि एंटी पैरेलल का क्या मतलब है। नेक्स्ट जो पॉइंट है, प्योरीन पेयर विद पायरामिडीन, इसका यह मतलब है कि एडेनिन हमेशा थायामीन के साथ बॉन्ड बनाएगा और थायामीन हमेशा एडेनिन के साथ बनाएगा। तो प्योरीन कभी भी प्योरीन के साथ बॉन्ड नहीं बनाएगी। प्योरीन का मतलब यह है, एडेनिन और गवानीन को हम प्योरीन कहते हैं, जबकि पायरामिडीन हम थायामीन और साइटोसिन को कहते हैं। तो कहता है कि ये जो प्योरीन है यानी एडेनिन कभी भी गवानीन के साथ बॉन्ड नहीं बनाएगी और गवानीन एडेनिन के साथ कभी बॉन्ड नहीं बनाएगा। इसका यह मतलब है प्योरीन हमेशा किसके साथ बॉन्ड बनाएगी? पायरामिडीन के साथ। तो गवानीन हमेशा साइटोसिन के साथ बनाएगी और एडेनिन हमेशा थायामीन के साथ बॉन्ड बनाएगी। लेकिन बॉन्ड की जो नेचर है वो नेचर कैसी होगी? हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ये भी एमसीक्यूज के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि बेसिस के दरमियान बॉन्ड जो होता है वो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। लेकिन एक और ईटा एमसीक्यूज, एडेनिन और थायामीन के दरमियान हमेशा 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, जबकि गवानीन और साइटोसिन के दरमियान हमेशा 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। यह भी एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है। एडेनिन हमेशा थायामीन के साथ डबल बॉन्ड, जबकि गवानीन हमेशा साइटोसिन के साथ ट्रिपल बॉन्ड बनाता है। इसके बाद अगर डीएनए की डायमीटर की बात की जाए, डीएनए का डायमीटर कितना है, तो डीएनए के डायमीटर की बात की जाए तो 20 एंगस्ट्रॉम या 2 नैनोमीटर होता है।
ये भी आपने MCQs के लिए हाईलाइट कर देना है कि डीएनए का डायमीटर कितना है, 20 एंगस्ट्रॉम है या नैनोमीटर में बात की जाए तो 2 नैनोमीटर होता है। अब इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डीएनए के एक टर्न में, फॉर एग्जांपल अगर आप इस स्ट्रक्चर को गौर से देखें तो इस स्ट्रक्चर में एक तो आपको ये जो डीप डिप्रेशन नजर आ रहा है और दूसरा स्मॉल नजर आ रहा है, इसको हम माइनर ग्रूव कहते हैं, माइनर ग्रूव, और इनको हम डीपर ग्रूव कहते हैं, ये माइनर ग्रूव है। तो दो माइनर ग्रूव के दरमियान जो डिस्टेंस है उसको हम 1 टर्न कहते हैं, एक चक्कर कहते हैं डीएनए का। या दो मेजर ग्रूव्स के दरमियान जो डिस्टेंस है उसको हम एक टर्न कहते हैं, तो डीएनए का ये एक टर्न है। तो दो माइनर्स के दरमियान यानी एक टर्न में, एक टर्न की अगर लेंथ देखी जाए, फॉर एग्जांपल यहां से यहां तक अगर एक टर्न है तो इसकी अगर लेंथ देखी जाए तो इसकी जो लेंथ है वो 34 एंगस्ट्रॉम है। ये भी MCQs के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि एक टर्न में जो लेंथ है वो कितनी है, वो 34 एंगस्ट्रॉम है। और एक टर्न में टोटल आपको पता है बेस पेयर्स होते हैं, और एक टर्न में यहां तक कितने बेस पेयर हैं, कितने न्यूक्लियोटाइड्स आपस में अटैच हैं, तो एक टर्न में 10 बेस पेयर्स जो हैं वो होते हैं। इसके बाद इन बेस पेयर्स के दरमियान, फॉर एग्जांपल ये एक बेस पेयर है, ये दूसरा बेस पेयर है, इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस कितना होता है, तो डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्टिव बेस पेयर इज 3.4 एंगस्ट्रॉम और 0.34 नैनोमीटर। MCQs मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि दो बेस पेयर जो आपस में करीब करीब होते हैं उनके दरमियान ये जो डिस्टेंस है ये कितना है। तो डिस्टेंस अगर एंगस्ट्रॉम में बात की जाएगी तो 3.4 एंगस्ट्रॉम, अगर उसको नैनोमीटर में पूछा जाए तो 0.3 नैनोमीटर है। और ये जो डीएनए के हेलिक्स होते हैं ये राइट हैंडेड होते हैं या क्लॉकवाइज होते हैं। इसके बाद 2 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं न्यूक्लियोसाइड्स और न्यूक्लियोटाइड। मोस्टली जो है प्रैक्टिकल वाइवाज में या इंटरव्यूज में पूछा जाता है कि न्यूक्लियोसाइड्स और न्यूक्लियोटाइड्स में डिफरेंस क्या है। तो न्यूक्लियोसाइड क्या है, फॉर एग्जांपल ये पेंटोज शुगर है, फास्फेट ग्रुप है और नाइट्रोजीनस बेसिस है, ये एक न्यूक्लियोटाइड है। अगर इसमें से मैं अगर फास्फेट को रिमूव कर दूं एक न्यूक्लियोटाइड में से तो बाकी क्या बचेगा, तो एक न्यूक्लियोटाइड में से अगर हम फास्फेट को निकालें तो पेंटोज शुगर प्लस नाइट्रोजीनस बेस, तो इसको हम न्यूक्लियोसाइड कहेंगे। क्लियर है। सो न्यूक्लियोसाइड क्या हुआ, नाइट्रोजीनस बेस प्लस पेंटोज शुगर। लेकिन न्यूक्लियोटाइड क्या है, नाइट्रोजीनस बेस भी हो, पेंटोज शुगर भी हो, साथ फास्फेट ग्रुप भी हो, तो इसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोटाइड। सो न्यूक्लियोसाइड्स में फास्फेट अगर रिमूव कर दें तो बाकी जो पेंटोज शुगर और नाइट्रोजीनस बेस है उसको हम क्या कहते हैं, पेंटोज न्यूक्लियोसाइड कहते हैं। अब यहाँ पे आपके माइंड में ये क्वेश्चन आया होगा, अभी मुझे याद आया है कि सर आपने ये बताया है कि एडेनिन या कोई भी नाइट्रोजीनस बेस है वो पेंटोज शुगर के कार्बन नंबर 1 के साथ बॉन्ड बनाती है, लेकिन सर हमें ये बताएं कि जाहिरी सी बात है कि ये जो नाइट्रोजीनस बेस है इसके ऊपर भी पोजीशंस हैं, तो नाइट्रोजीनस बेस की कौन सी पोजीशन कार्बन नंबर 1 के साथ बॉन्ड बनाती है। तो यहां पे ये इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं लिख रहा हूं, अगर प्योरीन है, यानी प्योरीन का क्या मतलब है, एडेनिन और गवानीन,
अगर इनमें से एडेनिन है या गवानीन है तो एडेनिन और गवानीन क्या है, डबल स्ट्रैंडेड है। प्योरीन यानी डबल स्ट्रैंडेड है। इनका जो नाइन्थ पोजीशन होगी वो बॉन्ड बनाएगी कार्बन नंबर 1 ऑफ पेंटोज शुगर। यह बात आपने याद रखनी है। गवानीन हो या एडेनिन हो, एडेनिन की स्ट्रक्चर की जो 9th पोजीशन होगी वो पेंटोज शुगर के कार्बन नंबर 1 के साथ बॉन्ड बनाएगी। एमसीक्यूज के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर पायरेमिडीन हो, पायरेमिडीन की एग्जांपल्स क्या हैं डियर स्टूडेंट्स? पायरेमिडीन यानी साइटोसिन की बात हो रही हो या थायामीन की बात हो रही है, यानी कि थायामीन है तो थायामीन में कार्बन नंबर 1, जो थायामीन में फर्स्ट पोजीशन होगी वो बॉन्ड बनाएगी कार्बन नंबर 1 ऑफ पेंटोज शुगर के साथ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थे, ये मैंने आपको बता दिए है। अब जस्ट रिवाइज करते हैं कि आज हमने क्या क्या डिस्कस किया। आज हमने वाटसन एंड क्रिक मॉडल डिस्कस किया, जो क्या कहता है, जो डीएनए की स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करता है। वो ये कहता है कि डीएनए डबल हेलिक्स है। डबल हेलिक्स का ये मतलब है 2 स्ट्रैंड से मिलकर बनती है। एक स्ट्रैंड 5 से 3 की तरफ होता है और दूसरा 3 से 5 की तरफ होता है, यानी एंटी पैरेलल है। 5 प्राइम का ये मतलब है अगर इसकी एक स्ट्रैंड की स्ट्रक्चर ड्रा की जाए और दूसरे स्ट्रैंड की स्ट्रक्चर ड्रा की जाए तो एक स्ट्रैंड 5 प्राइम से शुरू होगा और 3 प्राइम की तरफ जाएगा, दूसरा 3 प्राइम से शुरू होगा और 5 प्राइम से की तरफ जाएगा। 3 प्राइम का यह मतलब है कार्बन नंबर 3 और 5 प्राइम का यह मतलब है कार्बन नंबर 5। फिर उसके बाद हमने ये कहा कि एक टर्न जो है उसमें 10 बेस पेयर्स होते हैं और एक टर्न की जो लेंथ है वो 34 एंगस्ट्रॉम होती है। फिर हमने ये कहा कि 2 न्यूक्लियोटाइड्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस कितना है, वो हमने 3.4 एंगस्ट्रॉम की बात की है। फिर उसके बाद हमने ये कहा कि इसकी जो स्ट्रक्चर है वो क्लॉकवाइज है और अगर इसके डायमीटर की बात की जाए तो इसका डायमीटर अप्रोक्सीमेटली 2 नैनोमीटर है, वो हमने डिस्कस किया। फिर उसके बाद हमने ये कहा कि एडेनिन हमेशा थायामीन के साथ बॉन्ड बनाएगी लेकिन बॉन्ड हाइड्रोजन होगा और बॉन्ड डबल होगा। 3 एमसीक्यूज ये आगे। गवानीन हमेशा साइटोसिन के साथ बॉन्ड बनाएगी, एक एमसीक्यूज। बॉन्ड की नेचर क्या होगी, हाइड्रोजन, दूसरा एमसीक्यूज। और बॉन्ड होंगे कितने, 3 बॉन्ड होंगे, ये 3 एमसीक्यूज आपके कवर होंगे। इसके बाद नाइट्रोजीनस बेस हमेशा कार्बन नंबर 1 के साथ अटैच होगी और फास्फोरिक एसिड या फास्फेट ग्रुप कार्बन नंबर 5 के साथ अटैच होगा और एक न्यूक्लियोटाइड्स बनाएगा। अगर नाइट्रोजीनस बेस प्योरीन है तो उसकी 9th पोजीशन कार्बन नंबर 1 के साथ अटैच होगी। अगर नाइट्रोजीनस बेस पायरामिडीन है तो उसकी पोजीशन नंबर 1 कार्बन नंबर 1 के साथ अटैच होगी। एक न्यूक्लियोटाइड्स का कार्बन नंबर 3 दूसरे न्यूक्लियोटाइड के फास्फोरिक के साथ बॉन्ड बनाएगा। बॉन्ड की जो नेचर है वो ईस्टर है, लेकिन 2 ईस्टर हैं और फास्फेट भी है, तो इस वजह से हम फास्फोडाइस्टर बॉन्ड इसको कहते हैं। तो होप के आपको कंसेप्ट्स क्लियर हो चुके होंगे। फिर भी अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो, बायोलॉजी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट लाजमी कीजिए, अपना फीडबैक लाजमी दीजिए। आपका फीडबैक मेरे लिए मोटिवेशन है। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में डीएनए रेप्लिकेशन को डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स लाजमी कीजिए। अल्लाह हाफिज़।